हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। आज हम लोग स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बोले तो विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे या विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। 18 जून को हम लोग देखेंगे क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल पिकनिक दिवस। इंटरनेशनल पिकनिक दिवस कब मनाया गया है? 18 जून को मनाया गया है। 17 जून को जो है वो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। डिजर्टिफिकेशन रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक दिवस, 20 जून को शरणार्थी दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है जून के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे डे को। तो 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? दुख दिवस, इंटरनेशनल दुख दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। 7 जून को हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 8 जून को हम लोग इंटरनेशनल महासागर दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल ओशियन डे मनाते हैं। 14 जून को हम लोग इंटरनेशनल रक्तदाता ब्लड डोनर डे मनाते हैं हम लोग 14 जून को। ठीक है, 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे दिवस। 23 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिक डे, स्टैटिक्स डे। 30 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे। सोशल मीडिया डे कब मनाते हैं? 30 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ढालो भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ढालो, तो ढालो जी हमारे गोवा के लोक नृत्य हैं। गोवा के लोक नृत्य और कौन कौन से हैं तो हम लोग देखेंगे। रोमट है, फुगड़ी है, कुणबी है, टोनी मेल है, मूसल है, जागोर है। तो ये गोवा के लोक नृत्य हैं। गोवा के लोक नृत्य कौन कौन से? ढालो है, फिर रोमट है, फुगड़ी है, कुणबी है, टोनी मेल है, मूसल है, जागोर है। ये सब गोवा के लोक नृत्य हैं। कुछ यूपी के लोक नृत्य को हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कजरा है, चारकुला है। ये सब कहाँ के लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश के हैं, कजरा, चारकुला। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हम लोग देखेंगे तो बधाई है, फूलपति है, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। तमिलनाडु की हम लोग देखेंगे तो तमिलनाडु की हो जाएगा कोल्टम, ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के अकादमी पुरस्कार के प्रदान किया गया है? अकादमी पुरस्कार ये बोला रहा है कि रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इनको भारतनाट्यम के लिए प्रदान किए गए हैं। तो हम लोग याद रखेंगे रामा वैद्यनाथन किससे रिलेटेड हैं? तो भारतनाट्यम से रिलेटेड है। इनको 2017 में जो है वो मिला है। इनकी माता जो है सरोजा वैद्यनाथन, ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है, सरोजा वैद्यनाथन। ठीक है, भारतनाट्यम से कुछ संबंधित डांसर जो है वो है सविता शास्त्री है, लक्ष्मण सविता शास्त्री है, लक्ष्मी विश्वनाथन है, फिर है कलानिधि नारायण है। ये सारे जो है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सावित्री शास्त्री, लक्ष्मी विश्वनाथन, कलानिधि नारायण। फिर सत्रिया से रिलेटेड तो रामकृष्ण तालुकदार हैं। मणिपुरी से सोनारी सिंह, और कथक से शशि सांखला सरस्वती सेन, मणिपुरी से सोनारी सिंह, सत्रिया से रामकृष्ण तालुकदार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? क्या बजाते थे वो? तो हम लोग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पंडित आनंद गोपाल जो है बंदोपाध्याय ये किस राजघराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला वादक थे। ये कौन थे? तबला वादक थे। बनारस घराने से संबंधित थे, तबला वादक थे। पंडित श्रद्धा शाह ये भी बनारस घराने से संबंधित है। पंडित शम्भू प्रसाद ये भी वहीं से संबंधित है, बनारस घराने से। पंडित किशन महाराज हम लोग देखेंगे सारंगी वादक जो है कुछ वो है ध्रुवा घोष सारंगी वादक हैं। सरोद वादक जो है वो कौन है? राजीव तारानाथ ये सरोद वादक हैं। एक सितार विलायत खान क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। राजीव तारानाथ सरोद बजाते थे, ध्रुवा घोष सारंगी बजाते थे। फिर है विकास महाराज जो भी है वो भी क्या बजाते थे? ये भी सरोद बजाते थे। विकास महाराज वो भी सरोद बजाते थे। नेक्स्ट है लारू काज मुख्य रूप से किसके गेंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है?
कहाँ बोल रहा है, कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है लारू काज। तो लारू काज जो है मध्य प्रदेश के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है लारू काज। लारू काज यहाँ पे और कौन कौन सा मनाने वाला है, तो भागोरिया उत्सव, ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ट्राइब है भील जनजाति, उसके द्वारा मनाया जाता है भागोरिया उत्सव। एक है पंचमती उत्सव, पंचमठी उत्सव, इसको मालवा उत्सव भी बोलते हैं, मालवा उत्सव है। तानसेन संगीत समारोह है। कह रहा है भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, भागोरिया उत्सव है। वहाँ पे और मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार हम लोग मनाते हैं, तो पंचमढ़ी उत्सव है, मालवा उत्सव है, तानसेन संगीत समारोह है। ये सब कहाँ पे मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। लारू काज, लारू काज कहाँ पे है, जो सुमर की जाने वाली जाति है। लारू काई जो है, लारू काई जो है वो ये सुमर की जब मध्य प्रदेश हो गया। गोवा में हम लोग क्या बनाते हैं, तो सनबर्न, मांडो ये सब मनाते हैं। सिक्किम में सागा दावा, लोसुंग ये सब हम लोग मनाते हैं सिक्किम में, सागा दावा और लोसुंग। राजस्थान में क्या क्या मनाते हैं, सूफी उत्सव हो गया, हाथी उत्सव हो गया, ये सब हम लोग राजस्थान में मनाते हैं। नेक्स्ट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो भितरकनिका जो हमारा उड़ीसा में है। और उड़ीसा के और भी कुछ नेशनल पार्क को हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान को, तो सिमलीपाल हो गया, नंदनकानन हो गया, सनबोरा है, ये सब कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल, नंदनकानन और सनबोरा। केरल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखेंगे तो यहाँ पे है कुंभारोम हो गया, पेरियार हो गया, मेघालय में नोकरेक है, वल्फक्रम है, गोवा में मोलेम है, सलीम अली नेशनल पार्क है। अगर सलीम अली पश्चिमी अभयारण्य पूछता है तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सलीम अली पश्चिमी अभयारण्य हो जाएगा। अगर भितरकनिका की बात करें तो भितरकनिका में जो है खारे पानी के मगरमच्छ है। 1975 में शुरू हुआ था मगरमच्छ संरक्षण, जिसकी योजना थी किस योजना के, ओलिव रिडले जाति, ओलिव रिडले जाति योजना के तहत जो है 1975 में मगरमच्छ संरक्षण का संरक्षण योजना स्टार्ट हुआ था। इसमें भितरकनिका में खड़े पानी के मगरमच्छ होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल एथलीट मारिया शारापोवा। तो बोल रहा है मारिया शारापोवा के जो है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है इंटरनेशनल एथलीट इनकी कौन सी है, तो इनके ऑटोबायोग्राफी है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो क्वेश्चन है कि जो मारिया शारापोवा है इनसे रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो अनस्टॉपेबल माई लाइफ, अनस्टॉपेबल माई लाइफ ये किससे संबंधित है, तो मारिया शारापोवा से है। अगर और इम्पॉर्टेंट कुछ बुक के देखें हम लोग तो अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है, तो एम.सी. मैरी कॉम की है, एम.सी. मैरी कॉम की है। फिर है बट सीरियसली, बट सीरियसली किसकी है, जॉन मैकनारो की है, जॉन मैकनारो की है बट सीरियसली, बट सीरियसली। ये टेनिस की प्लेयर है, जो मारिया शारापोवा है किसकी प्लेयर है, टेनिस की प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्जा की बुक है। ये सानिया मिर्जा की कौन सी बुक है, एस अगेंस्ट ऑड। नोवाक जोकोविच की हम लोग देखेंगे तो सर्व टू विन, सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। नाओमी ओसाका द वे चैम्प प्ले, द वे चैम्पियन प्ले, ये उनकी बुक है। माई ड्रीम टाइम ये किसकी बुक है, एस्ले बाटी की बुक है। फिर है बेबी बॉलर, बेबी बॉलर किसकी बुक है, तो सेरेना विलियम्स की बुक है। बेबी बॉलर किसकी बुक है, सेरेना विलियम्स की बुक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब किसी भी राज्य का गठन हो या फिर उसके राज्यों के क्षेत्र, सीमा, इसमें परिवर्तन करना हो, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 3 से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हम लोग कब ने बनाया था, तो 1 नवंबर हम लोग बनाए थे 2000 में, 1 नवंबर 2000 में बनाए थे। यूपी को हम लोग उत्तराखंड से अलग करके बनाए थे 9 नवंबर 2000 को बनाए थे। बिहार को झारखंड से अलग करके हम लोग बनाए थे 15 नवंबर 2000 को बनाए थे, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, संघ राज्यों का क्षेत्र, संघों का नाम, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में हम लोग मिला सकते हैं, जैसे कि हम लोग सिक्किम को मिला रखे हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य बनाए थे, जिसको हम लोग विशेषाधिकार राज्य का दर्जा हम लोग देते हैं 371F में। आर्टिकल 371F के तहत हम लोग सिक्किम को 22वां राज्य के विशेष दर्जा मिला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदेशों का उल्लेख है। कह रहा है प्रस्तावना में महान आदेशों का उल्लेख है, तो महान आदेशों का उल्लेख कौन कौन सा है, तो विचार, अभिव्यक्ति, अविश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये कह रहा है कि प्रस्तावना में किन महान आदेशों का उल्लेख है,
तो कौन कौन सा है? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, आस्था है, उपासना की स्वतंत्रता है। हम लोग देखेंगे भारतीय का जो उद्देश्य, भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर में किया गया था, 1946 में किया गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षमता में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा क्षमता है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, क्षमता 2 है। स्वतंत्रता कितनी है? 5 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। न्याय 3 है। कौन कौन सी न्याय 3 है? तो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 न्याय है। इसमें है यहाँ पे कौन कौन सा जो अक्षर है, इसको हम लोग शब्द है, इसको हम लोग 42वां संविधान 1976 में शामिल किया गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को शामिल किया गया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें? ये किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? शिक्षा के लिए वह अवसर प्रदान करें, तो ये 51(a) के क में कहा गया है। 51(a) के क में कहा गया है। हम लोग जानेंगे कि कितने 51 में कितने अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 51(a), B, C, D ये क तक जाता है। हिंदी में हम लोग ऐसे याद रखेंगे क, ख, ग करके। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हम लोग कुछ मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारे बोलते हैं कि प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसमें आदेशों, संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा कहता है भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा है कि देश की रक्षा करें। 5वां है कि भारत के सभी लोगों में समक्षता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, पहला किसको बोलता है कि जो भी हमारे राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका हम लोग आदर करेंगे, हमारा कर्तव्य है। दूसरा बोलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, उनका पालन करेंगे। तीसरा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता, इन तीनों की रक्षा करेंगे। चौथा है देश की रक्षा करेंगे, चारों ओर से देश की रक्षा करेंगे। 5वां है कि सभी लोगों में समानता और भ्रातृत्व की भावना को निर्माण करेंगे। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका प्रशिक्षण करें। 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करेंगे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विराम करेंगे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करेंगे। 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे एवं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरोध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1269 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? किसने किया था? तुगारिल बेग ने 1279 में तुगारिल बेग ने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरोध विद्रोह किया था और स्वयं को खुद को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पे। बलबन गुलाम बन से रिलेटेड किस बन से रिलेटेड? गुलाम बन से। इसका शासन कब था? तो 1265 से 1287 तक था। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन का वास्तविक नाम था। ये इसको जिले इलाही बोलता था, मतलब खुद को जिले इलाही बोलता था, ईश्वर की छाया बोलता था। ये नवरोज उत्सव इसको किसने स्टार्ट किया था? पारसी द्वारा मनाने वाला है, इसको बलबन ने स्टार्ट किया था। फिर है सिजदा प्रभा, पाबोस प्रभा, ये सब बलबन के शासनकाल में थे। सिजदा प्रभा और पाबोस प्रभा ये सब इम्पोर्टेंट हैं। फिर लौ एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ किसने लगाई थी? तो ये गुलाम वंश के बलबन ने लगाई थी। लौ एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ किसने लगाया था? बलबन ने लगाया था।
फारसी पद्धति का गठन भी किसने किया था? बलबन ने किया था फारसी पद्धति में गठन। फिर है गैर इस्लामी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये भी बलबन ने चलाई थी। फिर है बदरुद्दीन तैयबजी ने किस वर्ष में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बदरुद्दीन तैयबजी की बात कह रहा है कि किस वर्ष ने ये कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो ये 1887 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तमिल भाषा के भाषण भी थे। ये जो बदरुद्दीन तैयबजी है, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने तमिल भाषा में भाषण दिया था। 1887 में जो है कांग्रेस के संबोधित किया था। ठीक है। पहले बम्बई ये 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष किसने की थी? WC बनर्जी। बम्बई जो है बम्बई इसको 1885 में WC बनर्जी ने किया था। इसमें कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, पहले पारसी है। मद्रास में जो 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, फर्स्ट मुस्लिम। इलाहाबाद अधिवेशन 1886 में, इसको किसने किया था? जॉर्ज मूले अंग्रेज थे जॉर्ज मूले। सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? रहमतुल्लाह सैनी 1896 में, रहमतुल्लाह सैनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? इंटरनल प्लैनेट नहीं है, इनर प्लैनेट नहीं है। तो इनर प्लैनेट कौन सा नहीं है? बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति जो है वो आउटर प्लैनेट है, बाहरी है, गैसीय प्लैनेट है, गैसीय ग्रह है, आउटर प्लैनेट है। तो हम देखेंगे इसको कैसे। इनर प्लैनेट हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सब हमारे इनर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट हम लोग देखेंगे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब हमारे बाहर के प्लैनेट है, बाहरी प्लैनेट है। उसको गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। कह रहा है पूर्वी घाट का संबंध सबसे ऊंचा शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है, उड़ीसा में है। पूर्वी घाट का पूछे तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा शिखर है, 1501 मीटर है, उड़ीसा में है। ठीक है। पश्चिमी घाट और दक्षिणी, पश्चिमी एंड दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुडी है। पश्चिमी और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर है। कहाँ पे है? केरल में है। अगर दूसरी पश्चिमी दक्षिणी की दूसरी ऊंची चोटी बोले तो ये देदाबोटा है, 2637 मीटर है, तमिलनाडु में। 2637 मीटर है, तमिलनाडु में है। अगर पश्चिमी घाट इधर हो गया हमारा, ये पूर्वी घाट ये हो गया। तो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो कहाँ पे? उड़ीसा में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो कि वहाँ पे है, केरल में है। और दूसरी बोले तो डेडाबोटा जो तमिलनाडु में है। ये दोनों पहाड़ी मिलके बनाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल बनाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थायी होते हैं, दूसरा अस्थायी होते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 एक्ट के तहत हुई थी, 1935 में। 1934 में एक्ट आया था और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है। 1935 में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1935 में RBI का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में किया गया था।